So in this video we will discuss the all the important formulas of class 12 physics। मतलब चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 15 तक हमारे जितने भी छोटे बड़े हार्ड आसान जितने भी फॉर्मूलाज हमारे आते हैं हम इस सिंगल वीडियो में उनको डिस्कस रिवाइज करने वाले हैं। और साथ ही में हम करने वाले हमारे जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं क्लास 12 में, मतलब जो फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सब की यूनिट्स, क्योंकि जो फिजिक्स में जो फॉर्मूलेज होते हैं और उनकी जो मतलब क्वांटिटीज़ की यूनिट होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मान लो हमारा कोई न्यूमेरिकल आता है 3 मार्क्स का, हमें मतलब वो सोल्व नहीं हो रहा, अगर हम उसमें फॉर्मूला रख दे और उसकी वैल्यू रख के यूनिट भी लिख दे तो हमें 1 मार्क्स अलॉट होता है। सो लेट स्टार्ट द रिवीजन। सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि है Q इज इक्वल टू एन ई, इन विच Q इज द चार्ज एंड N इज अ नंबर एंड E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। और जो हमारी चार्ज की यूनिट होती है वो होती है हमारी कूलम। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा इंडक्टिव चार्ज का, मतलब कि जब हम इंडक्शन प्रोसेस से हम किसी बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस करते हैं तो वो कितना चार्ज होता है, वो होता है हमारा Q डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस 1 अपॉन K, इन विच K इज डाइलेक्ट्रिक। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर थर्ड फॉर्मूला आता है, मतलब थर्ड ये एक लॉ है हमारा कूलम्स लॉ, इन विच जो हमारे जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये चाहे तो हमारे सेम चार्ज पार्टिकल हो या फिर अपोजिट चार्ज पार्टिकल हो, उसमें बीच में एक फोर्स लगी होती है अट्रैक्टिव या फिर रिवल्सिव, तो वो उस फोर्स की वैल्यू होती है, मतलब वो मिलती है हमें F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इन विच F जो है वो तो हमारी फोर्स है, वैल्यू ऑफ फोर्स है, और Q1 Q2 है वो है हमारे चार्जेस ऑफ द बॉडी, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारा एक कांस्टेंट है, और R जो है R है हमारे जो चार्जेस हैं, जो Q1 Q2 जो दो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस, और जो हमारी फोर्स होती है उसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन, उसको हम डिनोट करते हैं N से। नेक्स्ट आता है हमारा एक रिलेशन आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्स में, जो कि है E इज इक्वल टू F अपॉन Q, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन पर कूलम। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब कि जो हमारा एक पॉइंट चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, मैग्नीट्यूड, वो होता है E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इन विच जो Q है वो चार्ज है और जो R है वो है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द सोर्स चार्ज। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला, जो कि है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S, इन विच Q इज चार्ज एंड S इज द सरफेस एरिया, और जो इसकी यूनिट होती है, मतलब जो सिग्मा की यूनिट होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी की, वो होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो उसकी वैल्यू होती है रो इज इक्वल टू Q अपॉन V, इन विच Q इज चार्ज एंड V इज द वॉल्यूम, और जो हमारी इसकी यूनिट होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, वो होती है हमारी कूलम पर मीटर क्यूब। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डायपोल मोमेंट, मतलब कि हमारे पास एक सिस्टम होता है टू चार्जेस का, जो सेम चार्जेस होते हैं लेकिन उन पे जो मतलब उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन जो उनका मतलब चार्ज होता है एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, उनके बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं डायपोल। तो उसकी वजह से उसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 12, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। उसकी जो हमारी डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो होती है मतलब उसकी यूनिट होती है कूलम मीटर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन इट्स एक्सिस, जिसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, इन विच P इज अ डायपोल मोमेंट एंड R इज अ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द डायपोल मोमेंट का जो सेंटर है, मतलब वहाँ से डिस्टेंस और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन, वो है उसकी वैल्यू है हमारी E इज इक्वल टू P अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और उसमें जो हमारा P है ये होता है डायपोल मोमेंट, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और जो R है वो होता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और जो हमारा डायपोल मोमेंट है उसकी जो लेंथ है उसके सेंटर से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, वो होता है हमारा R, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन पर कूलम। फिर इसमें एक रिलेशन आता है कि E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स द E इक्वेटोरियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ड्यू टू अ डायपोल is equal to 2 times the electric field ड्यू टू अ डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टॉर्क ऑन डायपोल मोमेंट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमारे पास एक डायपोल है, उसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर कितना टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू होती है टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, इन विच P इज डायपोल मोमेंट एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो हमारे इसमें थीटा होता है वो होता है हमारा जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती हैं और जो हमारा डायपोल होता है उनके बीच का एंगल। नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी फॉर्मूला है, एनर्जी इन अ डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, मीन्स W इज इक्वल टू माइनस PE
cos थीटा, in which P is a dipole moment and E is the इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें जो थीटा होता है वो सेम हमारा वही जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जो हमारा डाइपोल रखा हुआ है उनके बीच का एंगल होता है। जो उसमें हमारी जो वर्क होता है और जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट होती है हमारी जूल। जो किसी भी टाइप की हमारी एनर्जी हो और वर्क हो उसकी जो हमेशा यूनिट होगी वो होगी हमारी जूल। और टॉर्क की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट इन द स्फेयर। मतलब एक डाइपोल है उससे कहीं पर भी पूरे स्फेयर में कहीं पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी क्या वैल्यू होगी वो होती है हमारी E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब इंटू 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, इन विच P इज डाइपोल मोमेंट एंड R इज अ डिस्टेंस बिटवीन द जो सेंटर पॉइंट है डाइपोल का वहां से ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। और जो हमारा इसमें थीटा है मतलब कि जो हमारा कोस थीटा है इसमें जो थीटा की एंगल होता है ये होता है हमारा एक तो जो डाइपोल एक्सिस होती है वो लाइन और जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और सेंटर पॉइंट है उनको मिला के जो लाइन बनती है उनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है हमारा ये थीटा। मतलब कि 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा में थीटा की वैल्यू ये होती है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस बार हमारी है रिंग की वजह से। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है E इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इन विच x इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। सेंटर है हमारा रिंग का और जो हमारा A है हमारा रेडियस ऑफ द रिंग। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वो हमारी सेम वही होती है न्यूटन पर कूलम। फिर नेक्स्ट हमारा एक रिलेशन आता है, ये आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और वर्क डन में, जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उसकी यूनिट होती है हमारी वोल्ट। नेक्स्ट एक रिलेशन, ये भी एक रिलेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये होता है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है इस फॉर्मूले को हम वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट है वो होती है हमारी वोल्ट पर कूलम, मतलब कि जूल पर कूलम। इसमें जो Q होता है वो है हमारा चार्ज और जो R है वो है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द सोर्स चार्ज। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू होती है V इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इन विच P इज अ डाइपोल मोमेंट एंड R इज अ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ द डाइपोल। इसमें जो हमारा जो मतलब जो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे उसकी वैल्यू होती है हमारी 0। फिर जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है ये हमारा एक मतलब लॉ भी है, गॉसेस लॉ। इसमें है Q इज इक्वल मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट S। इसमें है E इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड S इज अ सरफेस एरिया। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फिर ये गॉसेस लॉ जो है वो होता है हमारा phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनसाइड देम। तो उसमें होता है हमारा phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो हमारी phi की यूनिट होती है मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है वो है हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फिर आती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर की मतलब जो स्टेट कंडक्टर है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इन जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है वो तो सेम वही है न्यूटन पर कूलम। जो हमारी ये हमारा जो लैम्डा है ये लैम्डा का मतलब है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। और जो R है R का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द सोर्स चार्ज। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा Q इज इक्वल टू CV। मतलब कि ये एक रिलेशन है चार्ज कैपेसिटेंस और वोल्टेज में जो है Q इज इक्वल टू CV। फिर नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है मतलब कैपेसिटेंस ड्यू टू अ स्फेयर। मतलब कि जो हमारा एक स्फेयर होता है पॉइंट चार्ज उसमें कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसकी वैल्यू कितना कैपेसिटेंस स्टोर कर सकता है उसकी वैल्यू होती है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कैपेसिटेंस ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसमें इन विच जो एप्सिलॉन नॉट है वो तो है हमारा कांस्टेंट और जो A है वो है एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट, जो हमारी प्लेट लगी है उनका एरिया। और जो D है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मान लो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, हम उनको अगर सीरीज में ज्वाइन कर दें तो उसमें जो नेट हमारा कैपेसिटेंस निकल के आएगा उसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन C नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2
प्लस 1/63 डैश डैश, हम जितने भी लगाएंगे उनको सबको हम रेसिप्रोकल करके प्लस कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, अगर जो हमारे कैपेसिटेंस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं जितने भी, उनको हम पैरेलल में लगा दें, एक दूसरे के पैरेलल में लगा दें, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी सी नेट, मतलब जो नेट हमारा कैपेसिटेंस आएगा सबकी वजह से, वो होगा हमारा टोटल C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश CN, मतलब जितने भी हम लगाएंगे। और इसमें जो हमारा कैपेसिटर होता है, जो उसकी कैपेसिटेंस होती है, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी फैरेड, उसको हम डिनोट करते हैं F से। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, उसकी वैल्यू है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, इन विच C इज द कैपेसिटेंस एंड V इज द वोल्टेज। फिर नेक्स्ट है हमारा एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी जो वैल्यू है म्यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, इन विच एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट एंड E इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इसमें हमारी जो एनर्जी होती है, एनर्जी की हमारी सेम वही यूनिट है जूल, और जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी जो यूनिट है वो है हमारी जूल पर मीटर क्यूब। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आता है हमारा कॉमन पोटेंशियल के लिए, मतलब कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं स्फेरिकल, हाँ, एक का जो कैपेसिटेंस है वो है C1, दूसरे का C2, एक में चार्ज है Q1, एक में चार्ज है Q2, एक का जो वोल्टेज है मतलब पोटेंशियल है वो है V1 और दूसरे का V2। हम उन दोनों को मतलब एक वायर से हमने कनेक्ट कर दिया, वायर से कनेक्ट किया तो जो उनका पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल हो गया, और जो चार्ज है वो भी जिसमें ज़्यादा था वो मतलब दूसरी तरफ ड्रिफ्ट हो गया। तो हमने फिर बाद में उनको अलग कर दिया, तो उसमें बाद में जो उनके बीच में कॉमन पोटेंशियल रहा, मतलब कि जो वोल्टेज थी, वोल्टेज का क्या होता है, जहाँ से ज़्यादा होती है वो कम की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो हमने उनको सेपरेट कर दिया। तो बाद में उनका जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो आती है हमारी सेपरेटली V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इन विच जो C1 और V1 है वो तो है हमारे जो पहले जो हमने वायर लगाई थी उससे पहले जो हमारा कैपेसिटेंस था और वोल्टेज थी, और जो C2 और V2 हैं वो हैं हमारे सेकंड वाले के, मतलब जो पहले वाले के हैं वो हैं 1 C1 V1, और जो दूसरे वाले स्फेयर के हैं वो है C2 V2। और जो ये हमारा V है हमारा कॉमन पोटेंशियल, मतलब कि जब हमने वायर लगा दी और उनमें जो ड्रिफ्टिंग होनी थी चार्ज की वो हो गई, और बाद में हमने वायर हटा दी, तो कॉमन पोटेंशियल जो आ गया उसकी वैल्यू आ गई हमारी V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और इसमें जो V है वोल्टेज की वैल्यू यूनिट होती है हमारी, ये सेम वही है वोल्ट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि जो हमने वायर लगाई थी उसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वजह से हमारा जो है लॉस, एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होती है, वो होती है हमारी हीट में, जिसकी वैल्यू होती है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, इन विच I इज अ करंट, R इज अ रेजिस्टेंस एंड T इज अ टाइम। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लॉस इन एनर्जी, मतलब जो हमने वायर लगाई थी जो उसमें रेजिस्टेंस था उसकी वजह से जो एनर्जी का लॉस हुआ उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। और जो हमारे इसमें जो मतलब जो एनर्जी है उसकी एनर्जी की यूनिट सेम हमारी जूल ही होगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का, वो है हमारा कैपेसिटेंस ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द इट्स पैरेलल प्लेट, मतलब कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसकी हमने जो प्लेट्स हैं उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक हमने लगा दिया, तो उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होगा, नया कैपेसिटेंस, उसकी वैल्यू होगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, इन विच एप्सिलॉन नॉट है वो तो हमारा कॉन्स्टेंट है, A तो हमारा है जो एरिया ऑफ द प्लेट, मतलब जो हमने प्लेट है पैरेलल प्लेट उनका जो है एरिया। फिर D है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट, जो हमारी प्लेट से लगी हुई है कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव उनके बीच का डिस्टेंस, और T है हमारी थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, मतलब जो हमने डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है उनके बीच में प्लेट्स में उसकी जो थिकनेस है वो है हमारी T। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो इन विच I इज करंट एंड Q इज अ चार्ज एंड T इज अ टाइम, जो हमारा करंट होता है उसकी यूनिट होती है एम्पियर। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा J इज इक्वल टू I अपॉन A, इन विच मतलब कि जो J है वो है हमारी करंट डेंसिटी, I इज अ करंट एंड A इज द एरिया। इसका मतलब होता है मतलब जो करंट डेंसिटी होती है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और उसका मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया। फिर नेक्स्ट है हमारा ये ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू RI, ये मतलब एक तरह से वोल्टेज और करंट में रिलेशन भी है। फिर नेक्स्ट है हमारा जो रेजिस्टिविटी है और जो रेजिस्टेंस है उनके बीच का रिलेशन, इसमें है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इस फॉर्मूले में मेन इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो हमारा एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं उन सब की जो एवरेज वेलोसिटी होती है जिससे वो मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, उसकी वैल्यू होती है VD इज इक्वल टू माइनस E
E torque upon m, in which small e is a charge on electron, capital E is a electric field, and torr is a रिलैक्सेशन टाइम, एंड m इज द मास ऑफ द चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल। फिर इसमें जो Vd है मतलब इसकी यूनिट होती है, एक तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा मोबिलिटी का, मोबिलिटी इज इक्वल टू Vd अपॉन E। मतलब मोबिलिटी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्टेज पर, नहीं, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्टेज सेकेंड। फिर नेक्स्ट हमारा एक रिलेशन आता है बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि है I इज इक्वल टू NEAVD, इन विच I जो है वो है हमारा करंट, N है हमारा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, एंड E है हमारा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, A है हमारा एरिया ऑफ द कंडक्टर मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, और VD है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी, ये जो कि है हमारा J इज इक्वल टू सिग्मा E, मतलब कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका दूसरा नाम जो होता है फॉर्मूले का वो होता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो इसका डेरिवेशन है और सिर्फ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तो ज़्यादा नहीं, डेरिवेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसकी यूनिट होती है वो सेम हमारी करंट डेंसिटी की वो यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है, ये हमारा मतलब रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला है, जो कि है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। और उसमें जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर है, उसकी जो यूनिट होती है वो हमारी रेजिस्टेंस होती है। फिर हमारा एक नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, ये हमारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा यूज है, जो कि है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। मतलब कि हमारे पास एक सर्किट है या फिर एक वायर है, अगर हम उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं या फिर हम उसकी लेंथ को घटाते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमें पता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हमारा एक रिलेशन निकल के आता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। मतलब कि अगर हम जो हमारी लेंथ है वो 2 टाइम्स हो जाती है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है उस वायर का वो 4 टाइम्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है इसमें R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। इसमें नेक्स्ट सेकंड वाले फॉर्मूले में है A2 अपॉन A1, मतलब कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे पहले में तो था R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, वो डायरेक्टली था। ये है हमारा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। मतलब कि अगर हमारा जो एरिया है वो 2 टाइम्स हो जाता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 1 अपॉन 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा एरिया के बढ़ने से। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा रेजिस्टेंस, मतलब जो हमारे पास जो रेजिस्टर है अगर हम उनको सीरीज में ज्वाइन कर दे तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, उसकी वैल्यू होगी R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने भी हम लगाएंगे Rn तक हम उनको सिंपली प्लस कर देंगे, उससे हमें जो हमारा रेजिस्टेंस की जो टोटल वैल्यू है वो मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा कि जो हमारे जो रेजिस्टर है अगर हम उनको पैरेलल में लगाएं तो हमारे जो नेट रेजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी हमारी 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डैश 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 1 अपॉन Rn तक, जितने भी हम लगाएंगे। फिर नेक्स्ट एक रिलेशन, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है, पोटेंशियोमीटर का ये हमारा एप्लीकेशन भी है और न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है हमारा स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये इसका स्मॉल r का मतलब है जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो हमारे पास सेल है, बैटरी है, उसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू होती है R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R, इन विच स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस, E इज EMF ऑफ द बैटरी, एंड V इज द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, एंड कैपिटल R इज अ लोड रेजिस्टेंस, मतलब जो आउटपुट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू होती है R। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बायो सेवर्ट लॉ, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू एनी वायर, उसकी वैल्यू होती है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, इन विच जो dB है वो तो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कॉन्स्टेंट है, आइडियल हमारा करंट एलिमेंट है, और अलग अलग करे तो I है हमारा करंट, DL है हमारा लेंथ एलिमेंट, साइन थीटा है हमारा जो एंगल ऑब्जर्वेशन पॉइंट और जो हमारा लेंथ एलिमेंट है उनके बीच के लाइन का एंगल, और जो हमारा R है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और जो हमारी dB होती है मतलब कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी टेस्ला। फिर नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, उसकी वैल्यू है B इज इक्वल टू मतलब बीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, इन विच म्यू नॉट तो हमारा जो है वो तो कांस्टेंट है, I है हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है हमारे लूप में, और R है हमारा मतलब जो हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और जो हमारा सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस।
फिर नेक्स्ट आता है हमारा मतलब कि जो वायर की वजह से हमारे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, उसकी वैल्यू है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा है एम्पियर सर्किटल लॉ। इसका मतलब है बी डॉट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। मतलब जो हमारा एम्पियर लॉ है वो है हमारा द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज दैट पाथ, जो कि होता है हमारा ये बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सोलेनोइड की वजह से, जो हमारा सोलेनोइड होता है मतलब कि हम हमारे जो कोयल होती है मतलब वायर होती है उसको हम ऐसे रैप कर देते हैं, कोयल बना देते हैं एक तरीके से, उसकी जो उससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है हमारी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई स्मॉल एन आई, इन विच म्यू नोट इज अ कांस्टेंट एंड स्मॉल एन आई इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और जो आई है वो है हमारी करंट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मतलब हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उस पर जो फोर्स लगती है वो होती है हमारी एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, मतलब कि एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और जो हमारी फोर्स की यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन, और जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वो होती है हमारी टेस्ला। फिर नेक्स्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, मतलब ये एक तरह से फोर्स का वो भी है, इसको हम बोलते हैं लोरेंट्स फोर्स। इसका मतलब होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट ई प्लस वी क्रॉस बी, मतलब कि इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है वो इस ऐसी जगह ऐसे प्लेस पे मूव करे जहां पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत प्रेजेंट हो एंड मतलब साथ में प्रेजेंट हो, तो उस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स की वैल्यू होती है लोरेंट्स फोर्स, और उसमें जो वैल्यू होती है वो होती है एफ इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट ई प्लस वी क्रॉस बी। और जो हम अगर हम इनको अलग अलग करें मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स होती है और फिर मैग्नेटिक फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स तो हो जाएगी हमारी क्यू वी बी साइन थीटा, प्लस जो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ई क्यू ई। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक कंडक्टर है हमारा उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर जो फोर्स लगती है वो होती है हमारी एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, और एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। और उसमें जो फोर्स की यूनिट होती है वो हम देते हैं फ्लेमिंग के जो हमारा राइट हैंड रूल होता है उससे हम फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हम देते हैं, और जो हमारे इसमें जो एफ है मतलब फोर्स है, फोर्स की यूनिट हमारी सिंपल वही होती है न्यूटन। फिर आता है हमारा एक वी इज इक्वल टू ई अपॉन बी, मतलब जो एक हमारे पास एक डिवाइस होती है वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर में मतलब हम ऐसे चार्ज पार्टिकल को उससे यूज करते हैं, ऐसे निकालते हैं वहां से जिसमें जो एफ ई की जो जिसकी वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, मतलब जिसकी जो वेलोसिटी होती है वो ई अपॉन बी होती है, और वेलोसिटी है तो उसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट आती है हमारी नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू नीबा साइन थीटा। ये है हमारा टॉर्क को ना करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है उसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो उस पर जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो होती है हमारी टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा, इन विच एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज अ करंट एंड बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ए इज अ एरिया ऑफ द लूप एंड साइन थीटा। थीटा जो थीटा है साइन थीटा, उसमें थीटा जो एंगल है वो है हमारा जो हमारा लूप है उसके जो परपेंडिकुलर मतलब प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप, और जो यूनिफॉर्म हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल। फिर नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है हमारा, ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका जो वैल्यू होती है वो होती है एन आई ए, इन विच एन इज द नंबर ऑफ टर्म, आई इज द करंट एंड ए इज द एरिया। फिर एक नेक्स्ट फॉर्मूला आता है इंपॉर्टेंट है जिसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम, जो जिसका फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू एम वी आर, जो उसकी जो यूनिट होती है एंगुलर मोमेंटम की वो होती है हमारी एम्पियर मीटर स्क्वायर। और फिर मतलब कि नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट है ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है उसको हम एमीटर और हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं बाय कनेक्टिंग, हम एक लार्ज रेजिस्टेंस शॉर्ट रेजिस्टेंस हम उसमें लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम जो गैल्वेनोमीटर है उसको एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें उसमें शंट लगाना पड़ता है, तो शंट में जो लो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, इन विच आई जो है वो है आई जी है जो वो है हमारी जो करंट फ्लो हो रही है गैल्वेनोमीटर में, और जो जी है वो है रेजिस्टेंस, और आई माइनस आई जी वो दोनों है हमारी करंट। और जो इसमें शंट जो रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट हो जाएगी मतलब रेजिस्टेंस आर, मतलब रेजिस्टर है तो उसकी यूनिट हो जाएगी रेजिस्टेंस। फिर नेक्स्ट है हमारा गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसकी जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो होगी आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी।
फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा, ये है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब कि जैसे हमारा डायपोल मूवमेंट था, डायपोल मूवमेंट में हम क्या करते थे, जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था किसी भी एक का, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसे ही हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मैग्नेट होती है उसमें टू पोल्स होते हैं हमारे, नॉर्थ एंड साउथ, उसके बीच का जो डिस्टेंस है हमारा एल, जो नॉर्थ और साउथ का जो भी एक की हम ले लेते हैं पोल स्ट्रेंथ जो है हमारी स्मॉल एन, और जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो हमने माना हुआ है 12। तो हमारी जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी m इज इक्वल टू m स्मॉल m इंटू 12। और जो हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसकी जो हमारी यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इसमें मतलब हमेशा इसकी वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। इसमें है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। फिर नेक्स्ट है हमारा एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू है बी एच इज इक्वल टू बी ई कोस थीटा। और जो हमारा मैग्नेटिक मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसकी जो यूनिट है, जो बी की यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, वो सेम हमारी वही है टेस्ला। फिर नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो कि है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है हमारा डी फाइव बाई डी टी, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। और जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी वोल्ट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा मोशनल ईएमएफ फॉर द रोड। मतलब हमारे पास एक रोड है, कंडक्टर है, रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमारे पास एक रोड है जो कि हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, तो उसमें मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होगी ई इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, इन विच जो हमारे पास बी है वो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, एल है हमारी लेंथ ऑफ द रोड मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ओमेगा है हमारी उसकी घूमने की स्पीड, और जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो यूनिट है वो सेम हमारी क्या है, वोल्टेज। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ कंडक्टेंस का फॉर्मूला। मतलब कि जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होता है ड्यू टू अ कोयल, उसकी जो वैल्यू होती है एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। और जो हमारी सेल्फ इंडक्टेंस होती है, सेल्फ इंडक्टेंस है और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, उन दोनों की जो यूनिट है तो सेम है, जो है हमारी यूनिट वो है हमारी हेनरी। फिर हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है ड्यू टू अ सोलेनोइड की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस होता है। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब हमारी एक प्रॉपर्टी होती है बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द ग्रोथ एंड डीके ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब ये अपोज करता है। तो इस जो हमारा सोलेनोइड में वैल्यू होती है सेल्फ इंडक्टेंस की वो होती है एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। इसमें जो हमारा मतलब कोयल वाला है फॉर्मूला, इसमें जो आर है वो तो है हमारा रेडियस, और जो हमारी मतलब एन है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, और जो हमारा सोलेनोइड वाला है इसमें जो ए है उसका मतलब है एरिया, और जो हमारी एल है एल का मतलब है लेंथ। फिर नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आता है जो कि है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। इसका जो डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसका फॉर्मूला है यू इज इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर हैव हाफ एल आई स्क्वायर, इन विच आई इज अ करंट, एल इज अ इंडक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर एंड यू इज द एनर्जी। और जो एनर्जी की यूनिट होती है वो हमें पता है क्या होती है, जूल। फिर मतलब कि हमारा ये नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ को एक्सियल सोलेनोइड। मतलब हमारे पास दो सोलेनोइड है, हमने एक दूसरे में उनको फिट किया हुआ है, तो उससे जो हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होती है वन के रेस्पेक्ट में सेकंड की और सेकंड के रेस्पेक्ट में वन की, दोनों की सेम होती है, जो कि होती है म्यू नॉट N1 N2 ए अपॉन एल, इन विच म्यू नॉट जो है हमारा कांस्टेंट है, N1 जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट सोलेनोइड, N2 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड सोलेनोइड, और जो एरिया है ए है वो है एरिया ऑफ द सोलेनोइड, जो हमारा दोनों का जो होता है वो सेम होता है। और जो एल है मतलब कि जो ए है वो वन के रेस्पेक्ट में 2 का ले रहे हैं, उसकी टाइप से हम लेते हैं, वैसे दोनों का सेम होता है। और जो हमारा एल है वो है हमारी लेंथ ऑफ सोलेनोइड। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा मतलब कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इन विच आई नॉट है वो हमारी पीक वोल्टेज है, और ओमेगा टी मतलब ये हमारे हैं फेस एंगल, और जो फाई है वो हमारा फेस डिफरेंस। फिर आता है हमारा जो हमारा एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, मतलब कि जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। एक तरह से का रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी मतलब जो यूनिट है वो हो जाएगी हमारी रेजिस्टेंस, और जो करंट है उसकी यूनिट हमें पता है वो क्या होती है, एम्पियर। फिर हमारा आता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा एल, और जो उसकी यूनिट है वो सेम हमारी है रेजिस्टेंस। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ऐसी कंडीशन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा जो ओमेगा सी है वो ओमेगा एल के इक्वल हो जाएगा, मतलब एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल हो जाएगा। तो उसमें हमारी जो कॉमन फ्रीक्वेंसी निकल के आती है वो आती है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, इन विच जो एल है वो है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस और जो सी है वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो होती है हमारी हर्ज। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पावर इन
नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा पावर इन एसी सर्किट, मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट वाले जो हमारे सर्किट होते हैं उसमें जो पावर की वैल्यू होती है वो होती है पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कोस फाई, इन विच आई आर एम एस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, वी आर एम एस इज द वी आर एम एस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड कोस फाई इज अ पाथ डिफरेंस बिटवीन द, मतलब ये कोस फाई है ये होता है हमारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मतलब कि जो ये थीटा होता है ये हमें बताता है कि हमारा जो करंट है या फिर हमारी जो वोल्टेज है उसमें से कौन सा लीड कर रहा है या फिर कौन सा लैग कर रहा है। इसकी जो मतलब कि जो ये वैल्यू होती है कोस फाई की, फाई के लिए हर किसी सर्किट के लिए हमारी अलग अलग होती है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला ये है हमारा एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, जो कि है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वी एस आई एस अपॉन वी पी आई पी, इन विच वी एस और जो आई एस है वो तो है हमारे सेकेंडरी वाले के लिए, मतलब कि जहाँ पर हम आउटपुट ले रहे हैं वो वी मतलब वोल्टेज, आई मतलब करंट, वो सेकेंडरी में है, और जो पी है मतलब वो प्राइमरी में है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, जो कि है के इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है ये हमारा जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कोयल टू द प्राइमरी कोयल का एक तरह से रेशो होता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप डाउन है या फिर स्टेप अप है। अगर जो हमारा एन एस है वो बड़ा, जिसको उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो तो हो जाता है हमारा स्टेप अप। और अगर हमारा एनपी की वैल्यू ज़्यादा हो एनएस से, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो हो जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ जनरेटर, जिसकी जो वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसमें जो ई जो मैक्सिमम मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मैक्सिमम हमारा प्रोड्यूस होता है उसकी जो वैल्यू होती है ई मैक्सिमम इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा, इन विच एन इज अ नंबर ऑफ टर्म, ए इज अ एरिया ऑफ द लूप एंड बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ओमेगा इज द उसकी जो हमारा लूप है उसकी रोटेटिंग स्पीड। फिर एक हमारा एक फॉर्मूला आता है पावर के लिए, पावर इसमें है पावर इज इक्वल टू आई आर, मतलब एसी सर्किट में है पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, और जो पावर की जो मतलब इसमें जो इसकी यूनिट है वो है जूल पर सेकंड या फिर वॉट। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का, मतलब जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके बीच में जो प्लेट्स हैं उनके बीच में मतलब वैक्यूम होता है, कुछ नहीं होता, वहाँ पर एयर टाइप होता है, तो मतलब वहाँ पर जो करंट फ्लो होती है वो जो कंडक्शन करंट होती है वो तो फ्लो नहीं होती, वहाँ पर एक नई करंट फ्लो होती है, वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, इन विच एप्सिलॉन नॉट तो वो तो है हमारा कॉन्स्टेंट, और जो हमारा डी फाई बाई डी टी है वो है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट टाइम। मतलब कि जो डी फाई है वो इसमें है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, ये हमारा डी फाई बाई डी टी है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि है हमारा म्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। और नेक्स्ट है हमारा आई इज इक्वल टू, नेक्स्ट फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू ई अपॉन ए क्रॉस टी। इसका मतलब है जो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, वो होती है आई इज इक्वल टू ई अपॉन ए इंटू टी। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑप्टिक्स के फॉर्मूले, जो कि सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मतलब ये हमारा एक मिरर फॉर्मूला है जिसकी वजह से मतलब ये हमारा जो फोकल लेंथ है, जो हमारा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उनके बीच का एक रिलेशन होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मैग्निफिकेशन, जो कि होता है हमारा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, या फिर अगर हम इसे वी यू की टर्म्स में लिखे तो होता है एम इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ, और मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ये एक लो है स्नेल्स लो, जिसकी जो वैल्यू होती है मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इन विच आई इज अ इंसिडेंट वाला एंगल और जो हमारा आर है वो होता है हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल। फिर इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला आता है म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, मतलब जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है उसकी जो वैल्यू मतलब उसमें जो रिलेशन होता है क्रिटिकल एंगल में और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो होता है हमारा म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मतलब कि जो सेपरेशन थ्रू द स्फेरिकल सर्फेसिस होता है, जिसमें जो हमारे लेंसेज होते हैं उसकी जो वैल्यूज़ का जो रिलेशन होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और जो हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, उसके बीच का डिस्टेंस होता है, ये जो हमारा मतलब रिलेशन पहले रिलेशन कर लेते हैं वो होता है n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। ये हमारा जो कॉन्वेक्स है और कॉनकेव है जो दोनों के लिए होता है, और उसमें जो n1 n2 है ये हमारे हैं मतलब n1 तो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और जो n2 है मतलब वो जो लाइट है वो ग्लास में जा रही है या फिर जिस भी मटेरियल में जा रही है, n2 होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेट ऑब्जेक्ट या फिर डेट मटेरियल।
फिर नेक्स्ट आता है हमारा लेंस फॉर्मूला। सिंपल वही है कि हमारा एफ वी और यू में रिलेशन जो कि होता है लेंस के लिए होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में प्लस होता है और लेंस में होता है माइनस। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पावर ऑफ अ लेंस। पावर होता है मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, और उसमें जो हमारी ये फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ये सारे होते हैं हमारे मीटर में। और जो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी डायोप्टर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक लेंस मेकर फॉर्मूला। इसका जो डेरिवेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार आ चुका है और इसके मतलब चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो कि है हमारा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, ये आता है हमारा प्रिज्म के लिए, जो जिसकी वो बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो है साइन ए प्लस, मतलब साइन ए प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2, इन विच जो हमारा ए है वो है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, मतलब एक तरह से रिलेशन भी है, जो कि है मतलब जो हमारा मिनिमम डेविएशन होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ए है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू है हमारा रिफ्रैक्टिव, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है प्रिज्म का। फिर नेक्स्ट हमारा ये लो है हमारा ब्रिस्टर लो। इसकी जो वैल्यू होती है, मतलब जो उसका एक्सप्रेशन है वो है म्यू इज इक्वल टू 10 IP। मतलब ये जो लो है ये है मतलब जब भी हमारी जो अनपोलराइज लाइट है, व्हेन अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस देन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम ऑफ अ लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टेंजेंट टू द IP इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल। इसमें हमारा जो वैल्यू होती है म्यू इज इक्वल टू 10 IP। फिर जो नेक्स्ट है ये भी हमारा एक लो है, इसकी जो एक्सप्रेशन है वो है आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। इसमें ये जो हमारा लो है ये है लो ऑफ मेलस। इसका जो मतलब होता है, इसकी जो मतलब डेफिनेशन है लो की, जो इसका है मतलब वो होता है व्हेन अ बीम ऑफ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ एनालाइजर देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ आई light transmitted from an analyzer varies directly proportional to the cosine of the angle between optical axis of analyzer and polarizer। मतलब कि जो हमें जो लाइट मिलेगी एनालाइजर, जो हमने बाद में वो निकोल प्रिज्म लगाया हुआ है, जो लास्ट में हमें फाइनल इंटेंसिटी वाली लाइट मिलेगी वो हमारी वेरी करेगी जो हमारे सबसे पहले वाली जो इंटेंसिटी उसके कोस मल्टीप्लाई में उसके कोस स्क्वायर थीटा से। मतलब जो हमारा ये थीटा है, ये थीटा एंगल है बिटवीन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। पोलराइजर जो हम सबसे पहला वाला प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं निकोल प्रिज्म, और जो पोलराइजर और जो एनालाइजर है वो है हमारा जो हम सेकेंड वाला यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम मतलब चेक कर रहे हैं कि हमारी जो अनपोलराइज लाइट थी वो PPL में कन्वर्ट होगी है या फिर नहीं। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा, ये हमारा इंटरफेरेंस है। मतलब कि जो हमारी टू कोरेंट वेव्स होती हैं वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होती हैं, तो हमारा जो एनर्जी है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो हमारी फाइनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट बनती है वो होती है हमारी आई इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। इससे जो जो हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो वैल्यू होती है, मतलब वो कैसे होती है, जैसे हमारा वो इवन ओड वाला, वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है उसका डेरिवेशन पूरा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक्स बार इज इक्वल टू डी लैम्डा, मतलब कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इसका मतलब है हमारा जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव ब्राइट और टू कॉन्जुगेटिव डार्क फ्रिंजेस। मतलब या तो टू कॉन्जुगेटिव ब्राइट हो या फिर टू कॉन्जुगेटिव हमारी डार्क हो, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा फ्रिंज विड्थ, जिसकी जो वैल्यू होती है एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इनमें जो हमारा कैपिटल डी होता है वो तो होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट, और जो स्मॉल डी होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। मतलब जो हमारे जो पिंस होल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस वो होता है स्मॉल डी। फिर नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि है हमारा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में, जो कि रिलेशन है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, इन विच जो हमारा डेल्टा फाई है वो तो है हमारा फेज डिफरेंस, और जो डेल्टा एक्स है वो है हमारा पाथ डिफरेंस, और जो लैम्डा है वो है हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मतलब जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसमें जो आइंस्टीन इक्वेशन होती है, जो एनर्जी हम मतलब किसी भी मेटल शीट पर डालते हैं अगर वो थ्रेशोल्ड होती है तो उसकी वैल्यू होती है एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट प्लस ई के, इन विच जो एच न्यू है वो तो हमारी जो इंसिडेंट एनर्जी होती है, डब्ल्यू नोट होता है हमारा वर्क फंक्शन, और ई के होती है जो हमारी एनर्जी बच जाती है, उसमें जो बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये एक रिलेशन होता है, इसका वैल्यू होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, या फिर हम इसको
इसकी दूसरी फॉर्म होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और मतलब इसकी हम काइनेटिक एनर्जी में भी लिख सकते हैं, जो इसकी वैल्यू होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m k। और फिर हमारा एक रिलेशन आता है, हमारा एक तरह से शॉर्टकट फॉर्मूला है फॉर न्यूमेरिकल्स, जिसकी वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। इसकी जो लैम्डा की जो इसमें वैल्यू है वो मतलब जो यूनिट है वो है हमारी एंगस्ट्रॉन। मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ है अगर हमारे पास जो चार्ज कैरियर है, मतलब कि जो हमारे जिसकी जो हम वेवलेंथ निकालना चाहते हैं वो हमारा अगर इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन डेल्टा वी। मतलब उससे हमने कितने वोल्टेज पे वो चार्ज किया, कितनी उसे वोल्टेज प्रोवाइड करी और उससे उसकी कितनी वेवलेंथ आई, उसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला एक रिलेशन है हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये हमारा एक रिलेशन है, हम इसको न्यूमेरिकल में अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एटम्स और न्यूक्लियस से, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब कि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन द, जहाँ तक हमारा जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो हमारे न्यूक्लियस के पास जा सकता है, वो होता है हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आर नोट इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और जो आर की जो यूनिट होती है मतलब जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की जो यूनिट ऐसा यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर। इन विच जो जेड होता है, जेड तो हमारा होता है एटॉमिक नंबर, ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा जो होता है वो एक कॉन्स्टेंट है, और जो के है, के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बी का मतलब ये है हमारा मतलब कि जो ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर, मतलब कि जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर होता है, जो हमारी न्यूक्लियस से सीधी लाइन होती है और जो हमारी अल्फा पार्टिकल वाली लाइन होती है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होते हैं हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इन विच जो हमारा जेड है वो सेम हमारा एटॉमिक नंबर है, ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एंड जो थीटा एंगल बिटवीन जो उनके बीच का एंगल होता है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम हमारा वो कॉन्स्टेंट है, और के है हमारा काइनेटिक एनर्जी, और जो बी है वो एक तरह का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर। फिर नेक्स्ट हमारा एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, जो कि है रेडियस ऑफ अ शेल, रेडियस ऑफ अ एनी शेल, मतलब कि जो हमारा शेल है उसकी जो क्या रेडियस होगी हमारे न्यूक्लियस से, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड। इसमें जो मतलब आर है वो है रेडियस, और जेड है एटॉमिक नंबर, और एन है नंबर ऑफ शेल, वो कौन से नंबर की शेल है। इसकी जो रेडियस है, इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू आती है, उसकी मतलब जो इसमें यूनिट है वो यूज़ की है वो है हमारी एंगस्ट्रॉन, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। फिर आता है एनर्जी इन अ शेल, मतलब किसी भी शेल में हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसकी वहाँ पर कितनी एनर्जी होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने के लिए है ई इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, इन विच ई हमारी जो है एनर्जी है, और जो हमारी एन है, एन है हमारी नंबर ऑफ शेल, को किस के एल एम एन 1 2 3 किस शेल में है वो हमारे आगे एन। और जो हमारी इसमें एनर्जी की यूनिट है वो हमारी जूल नहीं है, एनर्जी की यूनिट जूल ही होती है, लेकिन इसको कन्वर्ट किया हुआ हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी छोटी यूनिट होती है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन वो बहुत छोटा पार्टिकल है, उसके लिए जो एनर्जी की यूनिट यूज़ होती है वो होती है हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर एक हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है जिसका मतलब न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, वो उसमें हमें एनर्जी दे दी होती है, और हमें हमसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछते हैं, तो उसका जो रिलेशन होता है वो होता है एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन हाफ, और जो एनर्जी है सेम उसकी यूनिट होती है हमारी जूल। फिर लास्टली एक फॉर्मूला आता है हमारा नंबर ऑफ लाइंस, मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में आएगा, तो वो एनर्जी को रेडिएट करता होएगा, तो उसकी जो नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएगी, तो उसका फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू, मतलब कैपिटल एन, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू एन इंटू n-1 अपॉन 2। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, मतलब जो हमारे रिवीजन था उसमें सिर्फ हमने फॉर्मूला ही डिस्कस किया था, यहाँ पर भी उसका फॉर्मूला ही, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसका जो फॉर्मूला है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर, इन विच जो एन है वो है नंबर ऑफ शेल, और जो लैम्डा है वो वेवलेंथ, और जो हमारा आर है वो है आर रेडियस। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, जिससे जो न्यूमेरिकल है वो एग्जाम में 99% मतलब 100% ही मान लो, उससे न्यूमेरिकल एक आता है, जो कि हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें हमें मतलब जो इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में किसी में भी आएगा, लाइमन बामर पार्शियन ब्रैकेट पीफुंड किसी से भी किसी में आएगा, हमें वहाँ पर बताना है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी रही है, और वो किस रीजन में हमारी मतलब वेवलेंथ जो है वो पड़ी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n, मतलब 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। इसमें जो हमारी सीरीज होती है लाइमन बामर पार्शियन ब्रैकेट पीफुंड, उसका जो रीजन होता है, लाइमन के लिए यूवी होता है, बालमर के लिए विजिबल, और बाकी के लिए होता है हमारा इंफ्रारेड। और जिसमें हमारी इनिशियल होती है, इनिशियल मतलब जो हमारी लोअर स्टेट होती है, और फाइनल वाली वो जहाँ से मतलब आ रहा है हायर स्टेट से वो आ रहा है।
फिर नेक्स्ट हमारा एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसकी जो जो मतलब है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। मतलब कि जो हमारा रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होता है, रेडियस ऑफ द एटम होता है, वो हमारे जो एटॉमिक नंबर है उसके डायरेक्टली 1/3 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा डेल्टा मास की यूनिट, जो कि है हमारी जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन। मतलब जो हमारा ये डेल्टा मास होता है, ये होता है हमारा किलोग्राम में। मतलब कि जो हमारा जेड एम पी है, ये हमारा मास ऑफ प्रोटॉन्स, और ए माइनस जेड एम एन है, ये हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन। और जो एम एन है मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस, पूरा हमारा जो न्यूक्लियस है, पूरा न्यूक्लियस है, जिसमें जितने भी पार्टिकल्स है, पाई मैस्यून्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिस सबको मिला के उसका जो मास है वो है एम एन। ये होता है हमारा मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि होता है हमारा हमें एक रिलेशन आइंस्टीन वाला इक्वेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वही हमारा रिलेशन होता है नेट बाइंडिंग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और जो एनर्जी की यूनिट सिंपल हमारी वही होती है, जो कि हमारी जूल। फिर नेक्स्ट हम आता फॉर्मूला होता है रेडियो एक्टिव डी के, जिसका जो फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल पक्का एग्जाम में आता है, मतलब या तो उससे या फिर इस वाले से न्यूमेरिकल पक्का आता है, जो कि फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। उसमें जो एन है, एन तो है हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमारे किसी इंस्टेंट टाइम पर बचे हुए होंगे, और एन नोट है मतलब जो इनिशियल में होंगे, और जो टी है, टी मतलब किसी टाइम पर, जिस टाइम पर हम चेक कर रहे हैं वो होगा हमारा टी, और जो लैम्डा है वो है हमारा डी के कांस्टेंट, और जो ई है, ई तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल एक वैल्यू होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक रिलेशन है बिटवीन द टाइम इंटरवल एंड द डी के कॉन्स्टेंट, जो कि है लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन, इन विच जो हमारी जो यूनिट है वो मतलब जो हमारी ये सिंबल्स है, इनका यूजुअल मीनिंग है एन नॉट का हमारा जो इनिशियल में, एन जो किसी इंस्टेंट टाइम पे, टी टाइम पे, टी मतलब जिस टाइम पे हम चेक कर रहे हैं, लैम्डा जो है हमारा डी के कॉन्स्टेंट, और जो डी के कॉन्स्टेंट है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी सेकेंड इनवर्स, और टाइम की यूनिट होती है हमारी सेकेंड। फिर एक रिलेशन आता है हमारा, मतलब कि जो डी के कॉन्स्टेंट है और जो हाफ लाइफ पीरियड है, उसका मतलब होता है हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन लैम्डा। ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज होता है इस वाले चैप्टर से। मतलब जो एटम्स न्यूक्लियाई, अगर जो कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो वो इन्हीं फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पक्का आता है। फिर नेक्स्ट हमारा एक फॉर्मूला है, वो है एन इज इक्वल टू एन नॉट हाफ की पावर इस मल्टी अपॉन कैपिटल। ये भी हम न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे, जिसमें हमारे सिंबल्स यूज हुए हैं उनका एज यूजुअल मीनिंग होता है। फिर एक नेक्स्ट फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू 1.44 टी। इसमें जो टॉर्क है वो है हमारा मीन लाइफ, और जो टी है, कैपिटल टी है, वो है हमारी हाफ लाइफ। फिर जो नेक्स्ट है, ये हमारा मतलब सेमीकंडक्टर से जो हमारे जो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर्स हैं, उसमें जो करंट फ्लो होती है, वो उसकी जो पूरी वैल्यू होती है वो होती है आई इज इक्वल टू ए ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। मतलब जो यहाँ पर ई है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और एच का मतलब है होल्स। जो हमारी करंट फ्लो होती है वो ड्यू टू द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है, इसमें जो एमीटर करंट की वैल्यू होती है वो होती है आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। मतलब एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। फिर जो लास्टली आता है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम से, ये आता है हमारा जो हमारी कवरेज रेंज होती है, मतलब जो स्काई वे प्रोपगेशन होता है, उसमें जो कवरेज रेंज होती है, कहाँ तक हमारा जो सिग्नल है वो फैलेगा, उसमें होता है डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2RH। और मतलब कितने एरिया में फैलेगा वो हो जाएगा हमारा जो सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई 2RH। फिर नेक्स्ट आता है हमारा FC, मतलब क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। जो हमारा आयोनाइजेशन स्फेयर है वहाँ हम स्काई वेव में, हम स्टेशन से कोई हमारा स्टेशन से वहाँ से हम ऊपर वेव मतलब सिग्नल भेजते थे, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके आता था। तो वो कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो रिफ्लेक्टेड बैक होके आ जाए, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो गिवन होती है FC इज इक्वल टू 9 अंडर रूट एन मैक्सिमम। मतलब जो रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाएगी, ये होती है हमारी क्रिटिकल। फिर नेक्स्ट है हमारा, जैसे हम मॉड्यूलेशन करते थे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो उसकी वजह से हमारे जो अपर साइड बैंड है वो प्रोड्यूस हो जाते थे। जो उनकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी अपर साइड बैंड मतलब म्यू सी प्लस म्यू एम, मतलब जो हमारी कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी। LSB मतलब लोअर साइड बैंड, जिसकी वैल्यू है म्यू सी माइनस म्यू एम। इसके हम बैंड विथ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मतलब जो कितने में हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, जो होती है हमारी 2 म्यू एम। फिर जो लास्ट फॉर्मूला है वो है हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसकी जो वैल्यू होती है म्यू इज इक्वल टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू AM अपॉन AC। मतलब कि AM अपॉन AC का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। सो दिस इज द रिवीजन बाय गौरव कुमार, चैनल ब्लू स्काई। वैसे तो हमने इसमें पूरी फिजिक्स के सारे फॉर्मूले हमने मतलब रिवाइज कर लिए हैं। बाकी हमारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्मूले थे वो हम वैसे डायरेक्ट तो कुछ फ़ायदा नहीं, मतलब जो डेरिवेशन करते हैं उनसे हम याद कर लेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।
एंड आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में कमेंट जरूर करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा है और मतलब उसको कमेंट करो। अगर वीडियो आपको अच्छी ना लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, तो वीडियो को डिसलाइक करके मुझे प्रॉब्लम बताए कि वीडियो में प्रॉब्लम क्या है, ताकि मैं जो आने वाली आगे वीडियो है उनमें मतलब अच्छा कर सकूँ। तो उसका जो फ़ायदा होगा वो मुझे भी और आपको भी इसका फ़ायदा होगा।